दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी अरमान अली फरमान अली। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है अरमान अली फरमान अली। चाचा जी भागो, गाड़ी छूटने वाली है। किस्मत अच्छी है, बैठने की जगह मिल गई। भाई साहब, ये आपका बच्चा है। देखो चाचा जी, मैं इन दोनों को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। ये बच्चा नहीं, टिंगो मास्टर है। बड़े बड़े काम करता है। उम्र 35 साल है, सिर्फ कद जरा छोटा है। माफ करना भाई साहब, गलती हो गई। अरे तुम आदमी हो 3 और टिकट दिखा रहे हो आधा। एक ऊपर बैठा है और 2 नीचे, हुए ना 1/2 यानी आधा। आप दोनों की शक्लें एक जैसी है। हम जुड़वा भाई हैं। मैं अरमान अली और ये फरमान अली। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं भोपाल जा रहा हूँ और ये झांसी। हम दोनों का कारोबार अलग अलग शहरों में है। अच्छा, अब रात हो गई है, जरा सो जाएं। झांसी रात के 12 बजे आता है। चौधरी साहब, मुझे जगा देना। फिक्र मत करो, मुझे रात देर तक जागने की आदत है। रात के 12 बजे लो, झांसी का स्टेशन आ गया, लेकिन अरमान अली तो गहरी नींद सो रहा है। गाड़ी के अंदर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे मियाँ अरमान अली, उठो, झांसी आ गया। अरे ये तो जाग ही नहीं रहा। अब क्या करें टिंगू मास्टर? चाचा जी, गाड़ी छूटने वाली है। अरमान अली को उठाकर हम प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1। ये ठीक रहा। सवेरे जब नींद खुलेगी तो अपने आप शहर चला जाएगा। और गाड़ी चलती रही। सुबह। चौधरी, कौन सा स्टेशन आने वाला है? भोपाल। है? भोपाल? अरे कमबख्त, मैंने तुम्हें झांसी पर जगाने को कहा था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, खून पी जाऊंगा, मार मार कर तेरा भूरता बना दूंगा। चौधरी, तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूं कि जिसे मैं झांसी पटक कर आया हूं वो मुझे कितनी गालियां दे रहा होगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है राजा झाकू। जम्बू का प्रदेश राजा झाकू। जम्बू का प्रदेश का राजा झाकू। महामंत्री, हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के आसपास जो छोटे छोटे राज्य हैं उन सबको जीत लिया जाए। विचार अच्छा है महाराज, मगर अगर मगर क्या, हमें दूसरे राज्य को जीतने के लिए एक बहुत ही कुशल रक्षा मंत्री की जरूरत होगी जो इस योजना को कामयाबी के साथ पूरा करे। तुम्हारी निगाह में कोई ऐसा आदमी है? भारत का चाचा चौधरी। चाचा चौधरी ही क्यों? क्योंकि सुना है उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। महामंत्री, हमने चाचा चौधरी को अपना रक्षा मंत्री नियुक्त किया। जाओ उसे कहो कि वो अपना कार्यभार संभाले। नहीं महाराज, वो ऐसे नहीं आएगा। वो अपने देश को बहुत प्यार करता है। उसे तो जबरदस्ती उठाकर लाना पड़ेगा। ठीक है, हम चाचा चौधरी को बोरी में बंद करके लाएंगे। बस तुम उसका हुलिया बता दो। और महाराज झाकू चाचा चौधरी को लेने के लिए रवाना हो गए। भारत में सिपाहियों, ये बोरी लेकर एक पेड़ पर चढ़ जाएं। जब चाचा चौधरी आए तो उस पर बोरी फेंक कर उसे इसमें बंद कर दिया जाए। मैं उसे लाता हूँ। आहा, रास्ते में ही मुलाकात हो गई। आप चाचा चौधरी हैं ना? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं राजा झाकू हूँ। मुझ में एक बुरी आदत है, मैं जिस चीज को पाने की ठान लेता हूँ उसे पाकर ही छोड़ता हूँ। यही मौका है आज चौधरी, मैंने तुम्हें बोरी में बंद करने की ठान ली है। अरे रॉकेट, चुप! भौं भौं! पकड़ लिया, चाचा चौधरी को पकड़ लिया। अरे कमबख्त, खोलो! तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चौखड़ चंद की बीमारी। मैंने तो मैं तो दवाइयाँ देकर थक गया, पर आपके पति चौखट की बीमारी अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। इसका मतलब है मैं अब मरने वाला हूँ। डॉक्टर साहब, अब कुछ तो करिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अमेरिका के डॉक्टर इंजेक्शन को बुलवा लीजिए, शायद वो इन्हें बचा ले। अरे मेरी बीमारी मामूली नहीं है, इसलिए चाचा चौधरी को बुलवाओ। चाचा चौधरी डॉक्टर थोड़े ही है जो तुम्हें ठीक कर देगा।
बीबी जी, अमेरिका के डॉक्टर इंजेक्शन आ गए। डॉक्टर साहब, मरीज उधर है। हम तुमको ये इंजेक्शन देता है, तुम अभी ठीक हो जाएगा। कोई असर नहीं डॉक्टर साहब, चाचा चौधरी सबको बचाता है, शायद मुझे भी मरने से बचा ले। ये तो यूं ही बुखार में बड़बड़ा रहे हैं, आप मेरा कहाँ मानिए और ईरान के हकीम लुकमान को बुला लें। वो तो मरे को भी जिंदा कर देते। उनको ही बुला ले। लीजिए, नीम हकीम लुकमान को ले आया। लो, मेरा ये फौलादी कुश्ता खा लो और शेर की तरह दहाड़ने लग जाओ। आपका कुश्ता भी बेकार गया। मेरी बीमारी कोई छोटी मोटी नहीं है, उसे सिर्फ चाचा चौधरी जैसा होशियार आदमी ही समझ सकता है। आप मैसूर के राजवैद्य चूना स्वामी को क्यों नहीं बुलाती? उनकी दवाई आज तक बेअसर नहीं हुई। लीजिए, मैं राजवैद्य श्री चूना स्वामी को ले आया। लो, मेरा ये अचूक संजीवनी बूटी चाट जाओ, फिर देखो, इसका भी कोई असर नहीं हुआ। अब कोई उम्मीद नहीं। जब इन्होंने मरना ही है तो क्यों ना चाचा चौधरी को भी बुलाकर दिखा दे। लीजिए, चाचा चौधरी आ गए। डॉक्टर साहब, हकीम जी और राजवैद्य दी, आप पहले ये बताएं कि आपने मरीज को कौन कौन सी दवाएं दी हैं। हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फाफाइजिन, क्रोसिन, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, जेड तक मिक्स करके इंजेक्शन दिया है। मैंने सोना भस्म, चांदी भस्म, लोहा भस्म, जमाल गोटा और जाफरान का कुश्ता दिया था। हमने आयुर्वेद की सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर इसे चटा दिया। बाप रे, इतनी दवाइयों से तो अगर आदमी बीमार ना पड़े तो भी पड़ जाए। लो भाई चौखटचंद, मेरी ये गोली पानी के साथ निकल जाओ और फिर 4 मील तक दौड़ लगाकर आओ, यही मेरा इलाज है। लो, गोली तो निकल ली, अब दौड़ रह गई। अरे, वो तो सचमुच घोड़े की तरह दौड़ने लग गया। चाचा, आपने ऐसी कौन सी दवा दी जिसने जादू का असर किया? मैंने उसे कोई दवा नहीं, सिर्फ एक गुड़ की गोली दी है थी। वास्तव में वो बीमार था ही नहीं, केवल उसके दिमाग में भ्रम था। उसे विश्वास था कि सिर्फ मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, इसलिए आपकी दवाइयों ने उस पर असर नहीं किया। कभी कभी दवाइयों से ज़्यादा असर मनोविज्ञान करता है, और ये 100% सही बात है। क्या आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। तो चलिए, इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी का पाउडर। चाचा जी, इस डिबिया में क्या है? साबू, मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों को कूटकर एक पाउडर बनाया है। क्या ये कोई खास किस्म का पाउडर है? हाँ, जरा लगा कर देखो। ओह, ये पाउडर लगाते ही हाथ पर खुजली होने लगी है। मुझे पता था, इस खुजली को मिटाने वाला तेल भी सिर्फ मेरे पास है। लो, हाथ पर थोड़ा लगाओ। हाँ, अब कुछ चैन मिला। किसी बच्चे के हाथ ये पाउडर ना लग जाए, इसलिए इसे अलमारी में रख देता हूँ। अरे पता है, बगरदास की शादी में जाना है। अरे भगवान, चलते हैं। तुम नाराज क्यों होती है? चलो। मैंने अभी चाचा चौधरी और उसकी पत्नी को घर से जाते देखा है, लेकिन वे घर को खुला छोड़ गए हैं। चाचा चौधरी के बारे में मशहूर है कि वो अपने घर को कभी ताला नहीं लगाता। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आओ, आज उनके घर की थोड़ी सफाई कर दें। वाह, अलमारी नकदी और जेवरों से भरी पड़ी है। एक पाउडर की डिब्बी भी है, इसे भी उठा लो। बैग भर गया है। उनके वापस लौटने से पहले खिसक चलो। सबसे पहले ये खुशबूदार पाउडर लगाकर जरा चेहरे की रौनक बढ़ाए। उधर वापस लौटने पर, ओह, अलमारी खुली पड़ी है, सारे पैसे और जेवर चोरी हो गए। अरे, घर में चोरी हो गई और तुम्हारे कान पर चींटी तक नहीं रेंग रही। भगवान, सारा माल अपने आप वापस आ जाएगा। अरे, कभी चोरी में गया माल भी वापस आता है? आपकी सारी नकदी और जेवर इस बैग में है और हम इन्हें लौटाने आए हैं। चेहरे खुजलाते खुजलाते लहूलुहान हो गए हैं, कोई उपाय बताइए। लो, ये खुजली मिटाने का तेल लगाओ। भगवान, भगवान, मैंने ना कहा था कि माल वापस आएगा। तो चलिए, इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हिमालय पर्वत पर। चाचा जी, हम कहाँ जा रहे हैं? हिमालय पर्वत पर। अरे, वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। मेरा मतलब है, हम हिमालय पहाड़ पर क्यों आए हैं?
यहाँ कुछ घंटों हम समाधि लगाएंगे और ईश्वर का ध्यान करेंगे। आदमी को अपनी जिंदगी में कुछ समय प्रभु भक्ति के लिए भी निकालना चाहिए। समाधि के लिए ये जगह उपयुक्त रहेगी। शहर की चिल्लपों से दूर यहाँ हमारे ध्यान में कोई विघ्न नहीं डालेगा। और तभी स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है। चाचा जी, बर्फ पड़ने लगी है। चुप। जब समाधि लगाए बैठे होते हैं तो बोलते नहीं। जब मैं हरिओम कहूं तब उठना। घटकू पटकू दो चोर। पटकू, इस बार की बैंक की चोरी में सबसे ज्यादा नोट हाथ लगे हैं, लेकिन तू मुझे यहाँ हिमालय पर क्यों लाया? शहर में हमेशा चाचा चौधरी का डर लगा रहता है और यहाँ उसकी छाया भी नहीं पड़ सकती। उन दो बर्फ के टीलों पर बैठकर हम नोट गिनेंगे। पटकू, माल इतना है कि हम दोनों की बकाया उम्र आराम से कट जाएगी। वाह, हरिओम। झटको, ये बर्फ का टीला तो बोलता है। लगता है पटकू तूने भांग पी रखी है। कहीं बर्फ के टीले भी बोलते हैं? समाधि समाप्त, उठना चाहिए। ओह भूत, भागो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तरु कन्या। कहाँ जाते हो? मुझे चाचा चौधरी से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। अभी बहुत सवेरा है, वो सोकर नहीं उठे हैं। मगर कहा जाता है कि दिन हो या रात चाचा चौधरी से कभी भी मिला जा सकता है। अरे कहाँ चल दिए? अभी तो सूरज नहीं निकला। बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं, शायद कोई मुझसे मिलना चाहता है। चाचा चौधरी, मेरी मदद करो। वो बेहोश हो गया। चाचा चौधरी ने उस व्यक्ति के मुंह पर पानी का छींटा मारा। वो होश में आ रहा है। ओह, घबराओ नहीं, बताओ क्या हुआ? एक अत्यंत सुंदर लड़की, जैसे कोई अप्सरा आसमान से उतरी हो। मेरा भाई गोकुल उस पर मोहित हो गया। फिर गोकुल मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। अच्छी फिल्मी कहानी है। साबू, चुप हो जाओ, मुझे पूरी बात सुनने दो। मुझे पूरी बात बताओ। मैं और मेरा भाई गोकुल दूसरे कस्बे में हाट पर माल बेचने जाते थे। दिन भर माल बेचते और शाम को अपने गांव लौट आते। एक दिन हाट पर नौटंकी आई थी। हम दोनों ने उसे देखने का फैसला किया। नौटंकी देखकर जब लौट रहे थे तो रात अधिक हो चुकी थी। नौटंकी अच्छी थी, हाँ, मगर जब रात के अंधेरे में गांव तक पैदल चलना पड़ेगा तो नानी याद आ जाएगी। भाई, क्यों ना हम इस जंगल में रात काट लें, सवेरे घर चले जाएंगे। ठीक है गोकुल। एक पेड़ के नीचे हम भाइयों ने अपना सामान रखा और सोने की तैयारी करने लगे। तभी सामने के एक पेड़ से आंखों को चकाचौंध करने वाली रोशनी निकली और हमने देखा कि एक अत्यंत रूपसी कन्या पेड़ पर बैठी है। क्या डर गए? तुम कौन हो? पेड़ पर क्यों बैठी हो? मैं तरु कन्या हूँ। वर्षों से पेड़ पर इस इंतजार में बैठी हूँ कि कोई नौजवान आए और मुझे उतारकर अपने घर ले जाए। मैं आता हूँ, तुम्हें पेड़ से उतारकर तुमसे शादी करूंगा। गोकुल, वहां मत जाओ, वो मृग मरीचिका है, एक धोखा है। मुंह में अंधे मेरे भाई ने एक ना सुनी और उस सुंदरी को पाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसकी चीख सुनाई दी और वो लुप्त हो गया। बचाओ। उसके बाद मैं बेतहाशा भागा जब तक कि मैं यहाँ नहीं पहुंच गया। सब्र करो, आज रात हम गोकुल को ढूंढने की कोशिश करेंगे। रात, चलो हमें वो जगह बताना जहाँ गोकुल विलीन हो गया था। चाचा चौधरी उसी जगह पर आराम करने लगा। तभी ओह, तेज रोशनी। तुम? मैं तरु कन्या हूँ, अरसे से इस पेड़ पर बैठी हूँ। जो कोई मुझे पेड़ से उतारेगा उससे मैं शादी करूंगी। तुम बहादुर हो, एक अबला को मुसीबत से बचाओ, मुझे नीचे उतारो। खूबसूरत औरत, कूदो, अपने आप जमीन पर आ जाओगी। इतनी ऊंचाई से अगर मैं कूदी तो क्या मेरी हड्डी पसलियां ना टूट जाएंगी? तुम अकलमंद हो। अच्छा, जाकर मैं सीढ़ी लाता हूँ। क्यों बेवकूफ़ी सी बातें करते हो? उधर तुम सीढ़ी लेने गए, इधर कोई दूसरा आकर मुझे ले जाएगा। तुम ठीक कहती हो, एक और रास्ता है तुम्हें नीचे उतारने का। साबू, इस पेड़ को उखाड़ दो। नहीं। या भाई गोकुल, हम आजाद हो गए। पेड़ का तन्ना खोखला था जिसे लड़के ने पत्तों से ढक दिया था। जो कोई ऊपर चढ़ता था खोखले तन्ने से होता हुआ नीचे गड्ढे में गिर जाता था।
लड़की खोखले पेड़ में क्यों नहीं गिरी? इसका जवाब तरु कन्या देगी। दरअसल मैं एक गरीब और अनाथ लड़की थी। मेरे जेवर नकली है। राहगीरों को लूटने का मुझे यह आसान तरीका लगा कि मैं तरु कन्या बन जाऊं। जब राहगीर खोखले पेड़ में गिर जाता था तो मैं उसका सामान बटोर कर घर चल देती थी। मैं रात को रस्सी की सीढ़ी से पेड़ की शाख तक चढ़ती थी, फिर रस्सी की सीढ़ी को ऊपर खींच लेती थी। रात का अंधेरा और घने पत्ते रस्सी की सीढ़ी को छिपाने में मदद करते थे, और वो आंखों को चकाचौंध करने वाली रोशनी इस टॉर्च की थी। अंधेरे में राहगीरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये उपयोगी थी। लूट का सामान वापस कर दो और गोकुल से शादी कर दो, ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। मैं भी यही चाहती हूँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अंडवानी चाचा। ए जी, एक बात पूछूं? सब लोगों के रिश्तेदार आते जाते हैं, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं? मेरे पिता ने बताया था कि उनका एक छोटा भाई था जो पढ़ लिख कर अंडमान चला गया। तब मैं बहुत छोटा था। मेरे चाचा अंडमान से लौटकर कभी नहीं आए। पर तुम क्यों फिक्र करती हो? अपना साबू जो है वही हमारा दोस्त है, वही रिश्तेदार। अच्छा, मैं जरा बाहर चहलकदमी करके आता हूँ। खब्बू, कुछ सुना तुमने? यहाँ माल हमारे हाथ लग सकता है। कैसे जब्बू? चाचा चौधरी ने अपने चाचा को कभी नहीं देखा। अगर मैं उसका चाचा बनकर चला जाऊं और उससे रुपया मांगूं तो क्या वो अपने रिश्तेदार को धन देने से इनकार कर देगा? कभी नहीं। बहू, कैसी हो? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तुम्हारे पति का अंडमानी चाचा हूँ। मुझे अपने प्यारे भतीजे की याद आई तो सैकड़ों मीलों का रास्ता तय करके मिलने चला आया। जानते हो जी, आज का दिन कितना शुभ है। देखो, तुम्हारे अंडमान वाले चाचा जान विराजमान है। चाचा जान? भतीजे, तब तो इतना सा था जब मैं यह शहर छोड़कर चला गया था। कहिए, अंडमान कैसी जगह है? ऊंची गगनभेदी इमारतें, लंबे हाईवे, कारें, हवाई जहाज, सब कुछ है, पर समुद्र तट की कमी खलती है। चाचा जान, आपका कैसे आना हुआ? भतीजे, पुण्य के काम आया हूँ। वहाँ भारी सूखा पड़ा है, लोगों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। जल्दी से कुछ निकाल। चाचा जान, मेरे पास सिर्फ ये 5 पैसे का सिक्का है। इससे क्या होगा? क्या और कोई संपत्ति नहीं? ये किताबों की संपत्ति है। ठीक है, इन्हें रद्दी में बेचने से अच्छे पैसे वसूल हो जाएंगे। क्या पागल हो गए हो? इस ज्ञान के भंडार को रद्दी में बेचोगे? बेशक तुम सबके चाचा हो, लेकिन मत भूलो मैं तुम्हारा चाचा हूँ। तुम्हें दान देने का वचन दिया है। तुमने दान देने का वचन दिया है। मेरी आज्ञा माननी होगी। ठीक है, आप यहाँ रुकिए, मैं कोर्ट यार्ड में किताबों का ढेर लगाता हूँ। अभी अंदर कुछ बची है, उन्हें भी लाओ। साबू, किताबों की ये गठरी चाचा जान की पीठ पर रख दो। चाचा जान, इस गठरी को ले जाने के लिए अगर कोई ठेला कर लेते तो बेहतर रहता। बेवकूफ, इतने पैसे इस रद्दी को बेचने के लिए नहीं मिलेंगे जितने ठेले वाला भाड़ा ले लेगा। बकवास मत कर, इसे रख मेरी पीठ पर। लो, मर गया। सचमुच गठरी भारी है, उठाओ इसे। तब तक नहीं जब तक ये नहीं बताते कि तुम कौन हो। चचा जान, तुमने मेरा ज्ञानवर्धन किया ये बताकर कि अंडमान टापू का समुद्र तट नहीं है और जहां लगातार वर्षा होती है वहां सूखा पड़ रहा है। नहीं, मैं कभी अंडमान नहीं गया। मैं दिल्ली का झब्बू ठग हूँ। हाय मेरी पीठ। मैं तुम्हें देख लूंगा चाचा चौधरी। झब्बू आगे मुंह लटका कर। उसके पास कुछ कीमती था ही नहीं, बस किताबें थी। चाचा चौधरी के कपड़े उतरवा लेते। साबू के कानों के कुंडल खाली सोना है, पर तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए। जो रद्दी किताबें तुम्हें भाग गई। चाचा भतीजे का रिश्ता तोड़ो। ये लो रिवॉल्वर और चंदा वसूल करो। आओ साबू, कुछ काम बाकी रह गए हैं, उन्हें कराए। मैं उन्हें अचानक घेर कर आश्चर्यचकित कर दूंगा। चौधरी, पहले तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया, अब तुम्हारी एक नहीं चलेगी। चलो कपड़े उतारो। लंबू, तुम भी कानों के कुंडल उतारो। चूहे, लगता है तुम्हारे सितारे गार्दिश में हैं। लंबू, तुम उधर हिले नहीं कि मैंने चाचा चौधरी का सिर गोली से उड़ाया नहीं। जैसा कहा है वैसा करो, जल्दी। और फिर ऊपर से
खजूर के पेड़ से एक खजूर गिर जाता है। धड़ाक। दूर हो जाओ, तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा। ओह। धड़ाक। मैं कहाँ हूँ? अंडमान। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बोसाका। चाचा जी, पश्चिम की ओर से धूल उड़ती दिखाई दे रही है। कोई हमसे मिलने आ रहा होगा। चाचा जी, मेरी बेटी, मेरी मदद करो, मेरी बेटी के जीवन का सवाल है। क्या बात है सगनु पंडित, क्या तुम्हारी बेटी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाती या घर का काम काज नहीं करती? ऐसी बात नहीं है, ये पढ़ाई में होशियार और स्वभाव में सुशील है। इसने इस वर्ष बीए पास किया है और मैं इसकी शादी रचा रहा हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। फिर समस्या क्या है? हमारे घर कोई औलाद नहीं थी। एक दिन जब मैं गंगा स्नान को गया तो देखा कि किनारे पर एक बच्चा केले के पत्तों पर रो रहा है। उसका कोई नहीं था। मैं उसे घर ले आया और हम पति पत्नी ने उस बालिका का नाम किरण रखा। वो हमारे लिए आशा की किरण थी। कुछ दिनों बाद इसकी माँ चल बसी। तब मैंने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया। बड़ी हुई तो मुझे इसकी शादी की फिक्र हुई। दफ्तर में नौकरी लगे इस नौजवान से मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर लिया। तब समस्या क्या है? क्या नौजवान दहेज मांगता है? क्या लड़के का बाप लालची है? नहीं, लड़का और दूल्हे का बाप दोनों दहेज नहीं चाहते। एक माफिया स्मगलर बोसाका ने धमकी दी है कि अगर मैंने अपनी बेटी की शादी उससे ना की तो जबरदस्ती दुल्हन को उठा ले जाएगा। अरे, ये भी कोई भेड़ बकरी है जो उठा ले जाएगा? सगनो पंडित, तुम्हारी बेटी की शादी उसी से होगी जिससे तुमने और तुम्हारी बेटी ने पसंद किया है। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करो। माफिया स्मगलर बोसाका, उस छुछुंदर ने अपनी बेटी मुझे देने से इनकार कर दिया। बोसाका जो चाहता है उसे पाकर ही दम लेता है। जाओ उस लड़की को उठा लाओ। जो हुक्म सरदार। लड़की का घर ज्यादा दूर नहीं है। धाएं, भागो डाकू। दुल्हन को छोड़कर सब भाग गए। गोली के सामने कौन आता है? चलो, अगर चिल्लाए तो गोली मार दूंगा। सरदार बोसाका खुश होगा। सरदार, लड़की को हम ले आए। माफी चाहता हूँ किरण, अगर तुम बोसाका के पास अपने आप आ जाती तो हमें बलपूर्वक तुम्हें उठाकर न लाना पड़ता। पर्दा प्रथा खत्म हो गई है। घूंघट खोलो और अपना चांद सा चेहरा बोसाका को देखने दो। धड़ाक। आह! वो तो आदमी है, उसे गोली मार दो। मेढ को दूर हटो। अब तक किरण की शादी वहां हो चुकी होगी। साबू, आओ घर चले। इन दो कुत्तों ने बोसाका के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जो मेरे काम में दखल देता है उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। अब्दुल, मेरा कुल्हाड़ा लाओ। लो सरदार। सरदार जब अपना बड़ा कुल्हाड़ा उठाता है तो किसी ना किसी की गर्दन जरूर कटती है। उन दोनों को मैंने इस तरफ जाते देखा था। ये किताब बड़ी मनोरंजक है। फुर्सत में हूँ, क्यों ना इसे पढ़ लिया जाए। उन दो में से ये रहा। पहले इसका सर कलम करता हूँ, फिर दूसरे को देखूंगा। और फिर वो पीछे से वार करने के लिए अपना कुल्हाड़ा उठा लेता है। लोहे का धरातेदार चक्र, लगता है किसी मशीन का पुर्जा होगा। इसे कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह अंगुली पर घुमाया जा सकता है। वहां स्थिति नाजुक लगती है। और फिर चाचा चौधरी ने उस चक्र को खटाक से फेंक दिया और यहाँ खटाक से वो कुल्हाड़ी कट जाती है। चूहे, तुम दूसरे को परेशान करने से बाज नहीं आए। तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाऊंगा जहां तुम दूसरे को परेशान ना कर सको। सर्राट। धप। मुझे दलदल से निकालो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सोने की गिनिया। अजी सुनते हो, अपना बेटा रघुनंदन बोर्ड के इम्तिहान में पूरे जिले में फर्स्ट आया है। आगे डॉक्टर बनने की कह रहा है। वो क्लर्क का बेटा है, क्लर्क ही बनेगा। उसका नाम मेडिकल कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा की लिस्ट में भी प्रथम आया है। उससे क्या होता है, मेडिकल की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। सुनहरे सपने देखना छोड़ दो। रघुनंदन दफ्तर में क्लर्क लगेगा तो घर के खर्चे में भी हाथ बटाएगा। अगर मेरे बेटे के भविष्य बनाने में पैसे आड़े आ रहा है तो 1 मिनट ठहरो।
मेरे शादी पर मेरी नानी ने मुझे ये उपहार दिया था। इसे बेचकर तुम मेडिकल कॉलेज के दाखिले की फीस जमा कर सकते हो। गिनिया यानी सोने के सिक्के। अच्छा, मैं जाता हूँ और पैसों का इंतजाम करता हूँ। भाई गोपाल दास कहाँ चल दिए? पैसों की जरूरत पड़ गई है। कुछ गिनिया पड़ी थी, इन्हें साहूकार दाएं बाएं के पास बेचने जा रहा हूँ। सेठ दाएं बाएं जी, कुछ सोने की गिनिया बेचने के लिए लाया हूँ, नगद पैसे मिलेंगे। और फिर सेठ ने उन गिनियों को देखा। इनके 500 रुपये दे सकता हूँ। सेठ जी, ये सोने की 10 गिनियां हैं, 20,000 रुपये से कम की ना होगी। इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। लो, संभालो अपना माल। कोई दूसरा इतने भी नहीं देगा, मैं इन्हें कहीं और बेचूंगा। सेठ जी, मैं सोने की 10 गुनिया बेचना चाहता हूँ। लाओ देखें। क्यों भाई, मजाक हमसे ही करना था? क्या बात है, ये सब पीतल के ठीकरे हैं। ओह, मैं लूट गया। अरे भाई, क्यों रो रहे हो? चाचा चौधरी, साहूकार दाएं बाएं ने मेरी सोने की 10 गिनियां पीतल की ठोकरे में बदल दी। मैं अपने बेटी की पढ़ाई के लिए गिनिया को बेचने गया था। गिनिया कितने की थी? 20,000 रुपए की। लो, 20,000, ये पीतल के ठीकरे हमें दो। मगर तुम क्यों नुकसान उठाते हो? असली गिनिया हम वसूल कर देंगे। आओ साहू, हमें सेठ दाएं बाएं के पास जाना है। खुजली का पाउडर दो। खुजली का पाउडर 2 रुपए। एक शीशी देना। चाचा जी, आपने ये खुजली का पाउडर किस लिए खरीदा? इन पीतल के सिक्कों पर छिड़कने के लिए। सेठ दाएं बाएं, कुछ गिनिया बेचने के लिए लाया हूँ, नगद पैसे ले जाओ। इन पितले के ठिकरों को गिनिया कहते हो? जरा धूल जम गई है, फूंक मार कर देखो, खाली सोने की है। इतनी धूल सारी मुझ पर आ पड़ी। फूंक। धूल हटने से पीतल के सिक्के और साफ दिखाई दे रहे हैं। ओह, चेहरे पर खुजली। ओह, खुजली खुजली, कपड़े उतार दो। खुजली खुजली, हाय। यही चाहिए था। सेठ की कोट की बाईं आस्तीन के अंदर गुप्त जेब थी, जिसमें वो लोगों की सोने की गिनियां छिपा लेता था। देखो, वे गिरी। कोट के दाएं आस्तीन के अंदर पीतल के सोने की जेब थी। सेठ सोने की गिनियों के बदले में ये ठीकरे निकालकर लोगों को थमा देता था। उसने अपने बैठने की जगह ऊंची बनाई ताकि ये अदला बदली करते हुए कोई इसे देख ना सके। चूहे, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। हाय खुजली। सेंटर, इन दोनों का गला घोट दो ताकि हमारा रहस्य बाहर ना जाने पाए। खुजली, तुमने अपनी मौत खुद बुलाई है। सभ्य लोगों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, ये सबक तुम्हें सिखाना पड़ेगा। अरे, मुझे नीचे उतारो। सराट, कड़ाक। ये खुजली कैसे मिटेगी? हाय खुजली, पहली बारिश के पानी में नहाओ, तब तक नाचते रहो। तो इसी के साथ ये कहानी जो है यही खत्म होती है, और इसी के साथ ये कॉमिक्स भी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।